Hello students, today our topic is Python Pandas and in this lecture we are going to discuss about the Python Pandas series. So let's start. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको दो तीन बातें क्लियर कर दूं। यहाँ पर ये हमारा प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं। और ये प्रैक्टिकल जो भी प्रोग्राम्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, पिछले लास्ट वीडियो में हमने 2 प्रोग्राम्स को डिस्कस किया था जो आपको प्रैक्टिकल फाइल में लिखनी थे। और ऐसा ऑब्ज़र्व किया गया क्लास में कि अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपको, हालांकि क्लियर हो जाना चाहिए था काफ़ी स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले एक कॉन्सेप्ट को, पाइथन सीरीज़ के चूँकि प्रोग्राम्स हैं तो इसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आगे के जो प्रोग्राम्स हैं वो हम जो प्रैक्टिकल फाइल में लिखने हैं उनको देखेंगे। तो आप को अगर डाउट है कहीं भी तो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो का देखना बहुत ज़रूरी है। और जो प्रोग्राम बताया जाए, जिस सीक्वेंस में बताया जा रहा है, उसी सीक्वेंस में प्रैक्टिकल फाइल के अंदर आपको लिखना है। 2 प्रोग्राम्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आज हम प्रोग्राम नंबर 3 कवर करेंगे 3। और इसमें हम उससे पहले थोड़ा सा हम सीरीज़ के बारे में समझेंगे कि सीरीज़ क्या होती है, किस तरीके से सीरीज़ को क्रिएट किया जा सकता है और सीरीज़ के एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि पांडाज एक बेसिकली, सबसे पहले पांडाज का इंट्रोडक्शन। पांडाज एक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है और ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसमें आपको डेटा मैनिपुलेशन और डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ की जाती है। डेटा को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं जब आप पाइथन पांडास का यूज़ करते हैं। तो आपको करना सिर्फ ये होता है कि आपको इंपोर्ट पांडास लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद आपके पांडास लाइब्रेरी आपके प्रोग्राम का पार्ट बन जाती है और उसके किसी भी फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ तक पांडास के कंपोनेंट्स की बात है तो पांडास के कंपोनेंट्स 2 बेसिक कंपोनेंट है। एक है पांडास सीरीज़ और दूसरी है पांडास डेटा फ्रेम। सीरीज़ और डेटा फ्रेम में डिफरेंस ये है कि सीरीज़ 1 डायमेंशनल है जबकि डेटा फ्रेम आपका 2 डायमेंशनल है। सीरीज़ में एक सिंगल कॉलम होता है, डेटा फ्रेम में एक से ज़्यादा कॉलम होते हैं। तो जब हम डेटा को अरेंज करते हैं तो फिर सीरीज़ में सिर्फ एक ही सिंगल कॉलम होता है। हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम सीरीज़ और डेटा फ्रेम की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि डेटा फ्रेम एक से ज़्यादा सीरीज़ से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये सीरीज़ और डेटा फ्रेम में डिफरेंस है। सीरीज़ के बारे में चूँकि एक कॉलम होता है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास एक एक्सेल की शीट है जिसमें एक ही कॉलम है, तो आप उसको एक सीरीज़ की तरह से समझ सकते हैं। तो सीरीज़ कुछ इस तरीके से होता है आपका। और एक बात और, सीरीज़ में जो भी होती है सभी वैल्यूज़ की एक इंडेक्स पोजीशन होती है। ठीक है, तो जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था ये पॉइंट, और मैंने बताया था कि सीरीज़ को लेबल्ड एरे भी बोला जाता है क्योंकि सभी रो का एक लेबल होता है, डिसाइड होता है या दिया जाता है। हम भी दे सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है। तो आज चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं। तो सीरीज़ की डेफिनेशन हो गई, तो सीरीज़ और डेटा फ्रेम में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। पहली बात तो ये कि सीरीज़ 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, डेटाबेस आप डेटा फ्रेम आपको 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। और सेकंड थिंग ये कि सीरीज़ को लेबल्ड एरे भी बोला जाता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है आपका। तो आज चलिए आगे चलते हैं। ज़रा इस डायग्राम को देखिए, जो मैं बता रहा था वो आपको समझ में आ जाएगा, अब समझ में आएगा आई थिंक ज़्यादा आसानी से। तो सीरीज़ और डेटा फ्रेम दोनों को बताया गया है। हालांकि हमारा आज का टॉपिक सीरीज़ है और हमें सीरीज़ को डिस्कस करना है, पर चलिए यहाँ देखिए है क्या यहाँ पर कि एक सीरीज़ है एप्पल्स की और ये सिर्फ एक कॉलम है, और हम जानते हैं कि सीरीज़ में तो एक ही कॉलम होता है। तो इसमें वैल्यू दे रखी है 3201, और ये 3201 जो वैल्यू दे रखी है इसके 3 के आगे लिखा हुआ है 0, 2 से पहले 1, 0 से पहले 2 और 1 से पहले 3। ये इसकी एक्चुअली इंडेक्स पोजीशन है। ठीक है, तो हम इन इंडेक्स पोजीशन के थ्रू इन जो भी एलिमेंट्स हैं इनको एक्सेस कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, इन पर मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए इसको लेबल्ड एरे बोला जाता है। एरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट, एक जैसे एलिमेंट का कलेक्शन। अब या तो सभी वैल्यू इंट होंगी या सभी वैल्यू फ्लोट होंगी। तो आप जैसे देख रहे हैं इसमें एप्पल में सभी वैल्यू इंट है। और लेबल्ड एरे इसलिए बोला गया है इसको क्योंकि जो भी एलिमेंट्स हैं इसमें उसकी एक पोजीशन को हम इंडेक्स पोजीशन को यहाँ बताते हैं।
ये जो इंडेक्स पोजीशन होती है बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है, यानी आप नहीं भी देंगे, डिफाइन नहीं भी करेंगे एट द टाइम ऑफ द सीरीज़ क्रिएशन तो भी ये 0 से स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो अपने हिसाब से इसको दे भी सकते हैं। जहाँ तक सीरीज़ की बात है, ये एक वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर आप जानती हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है, डेटा के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन किया जा सकता है, उसे हम डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सीरीज़ एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक लेबल्ड एरे है। जब हम लेबल्ड एरे की बात करते हैं तो बात का मतलब ये निकल के आता है कि एरे का मतलब कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट, वेट अ सेकेंड, कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स। और जहाँ तक लेबल्ड एरे का बात है, लेबल्ड का मतलब ये है कि जितनी भी इंडेक्स पोजीशन होती हैं डिफाइंड होती हैं। और जब हम डेटा फ्रेम की बात, ऐसे ही एक और सीरीज़ है, ऑरेंज सीरीज़ है, इसको भी इसी तरीके से बनाया गया है। तो ये दोनों सीरीज़ ऐड होकर क्या बन रही है, एक डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम में कितने कॉलम आ रहे हैं, 2 कॉलम्स आ रहे हैं। तो आप देख ही पा रहे होंगे। क्लियर, आगे चलें। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सीरीज़ को क्रिएट कैसे करेंगे। देखिए, इसको क्रिएट करने के लिए आपको सीरीज़ फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब इसमें फंक्शन न लिखे कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही होता है, ठीक है। लेकिन बस इतना होता है कि इसका नेम सेम होता है आपका। तो सीरीज़ को सीरीज़ फंक्शन से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, SERIES, सीरीज़ फंक्शन से ही हम सीरीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, सॉरी। अब फंक्शन है तो पैरेंथेसिस का साइन होगा, पैरेंथेसिस है तो पैरामीटर्स वैल्यू होंगी। तो 4 पैरामीटर्स वैल्यू। पहली बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आपको पांडास के किसी भी फंक्शन को यूज़ करने के लिए पहले पांडास लाइब्रेरी लिखना पड़ेगा, पांडास लिखना पड़ेगा, डॉट लगाना पड़ेगा और फिर फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ जो फंक्शन है वो आपका सीरीज़ है। फंक्शन का नेम ही क्या है आपका, सीरीज़, SERIES। और 4 पैरामीटर्स वैल्यू इसके अंदर दे रखी होती हैं। जो पहला है डेटा, सेकंड है इंडेक्स, थर्ड है डी टाइप और फोर्थ है कॉपी। नॉर्मली हम डेटा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा केस में हुआ तो हम डेटा और इंडेक्स यूज़ करते हैं। बहुत कम आपने देखा होगा डी टाइप और कॉपी भी यूज़ करते हैं। लेकिन पता होना चाहिए कि ये पैरामीटर्स हैं जो आपको, जिसकी हेल्प से आप एक सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो डेटा में तो आपका डेटा क्या हो सकता है सीरीज़ क्रिएट करने के लिए, एक एरे हो सकता है, एक लिस्ट हो सकती है, कांस्टेंट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकती है, टपल हो सकता है, जिसके थ्रू हम सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं। और इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू आपकी जो भी होंगी उसके थ्रू जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वैल्यू होती है 0 1 2 3, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है डी टाइप। डी टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप। अगर आप डेटा टाइप डिफाइन करना चाह रहे हैं तो डेटा टाइप डिफाइन कर दीजिए वहाँ पर। और लास्ट होता है कॉपी। ये डेटा को कॉपी करता है, डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है, तो अगर आप ट्रू करेंगे तो डेटा कॉपी होगा, अदरवाइज़ डेटा कॉपी नहीं होगा। तो नॉर्मली हम डेटा और इंडेक्स ही यूज़ करते हैं सीरीज़ को क्रिएट करते समय। तो ये 4 पैरामीटर्स वैल्यूज़ होती हैं, याद रखिएगा। सीरीज़ को क्रिएट करने के लिए पांडास लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, फंक्शन का नेम है सीरीज़ लिखेंगे और फिर 4 पैरामीटर्स वैल्यू देंगे, डेटा, इंडेक्स, डी टाइप और कॉपी से रिलेटेड। ओके, तो चलिए ये हो गया, आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये आता है कि सीरीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो नॉर्मली सीरीज़ एरे की हेल्प से, डिक्शनरी की हेल्प से, स्केलर वैल्यू और कांस्टेंट की हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, लेकिन लास्ट वीडियो में हमने 2 प्रोग्राम बनाए थे और उसमें जो पहला प्रोग्राम था वो डिक्शनरी की हेल्प से हमने बनाया था। तो हम ऑलरेडी जानते हैं डिक्शनरी की हेल्प से। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम कुछ आई कि अभी क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, तो एक बार मुझे लगा कि पहले मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, ताकि आप प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम जब आप बात करते हैं तो प्रोग्राम में ऐसा नहीं करना है कि आपको प्रोग्राम को रट लेना है। जब तक आपको प्रोग्राम का एक एक लाइन का मीनिंग, एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं होगा, आपको ये पता नहीं होगा कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है ये टास्क परफॉर्म और किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग है, तो आपके लिए उस प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकल फाइल में आपके जो भी कुछ लिखा हुआ है उसकी एक एक लाइन क्लियर होनी चाहिए। वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, फिर आप बता नहीं पाते हैं क्योंकि आपने सिर्फ प्रोग्राम को रटा होता है, सिर्फ एग्जीक्यूट करके बस ये देख लेना कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली और आंसर आ गया, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट।
ये प्रोग्रामिंग नहीं है। प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट लॉजिक और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉजिक। आप लॉजिक को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोग्राम है। और आप कॉन्सेप्ट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो प्रोग्राम है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना एक प्रोग्राम का सिर्फ एक पार्ट है। आपने ये देखा होगा, शायद आपको पता भी होगा कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के अपने एक मार्क्स होते हैं, लेकिन सभी मार्क्स सिर्फ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के नहीं होते। मान लीजिए अगर 10 मार्क्स का प्रोग्राम है तो उसमें लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन के 1 मार्क्स होंगे, मतलब सोच लिए 5 या 6 मार्क्स होंगे। डॉक्यूमेंटेशन के अपने अलग, जिसे हम कमेंट की फॉर्म में कमेंट लिखते हैं, उसके अपने अलग मार्क्स होते हैं। एग्जीक्यूशन के भी मार्क्स होते हैं, 2 मार्क्स एग्जीक्यूशन के होते हैं। तो ये सभी मार्क्स होते हैं और इन सभी को मिला के आपको प्रोग्राम के मार्क्स मिलते हैं। अगर ऐसा भी है आपका लॉजिक सही इंप्लीमेंट किया है, कोई सिंटेक्स एरर आप रिमूव नहीं कर पाए, प्रोग्राम समहाउ एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। नॉट मतलब ऐसा क्या आपका कहें उसको, ऐसा नहीं है कि मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कम्प्लीटली आपको मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप देखेंगे आपके सिर्फ 1 या 2 मार्क्स ही डिडक्ट होंगे। तो एग्जीक्यूट करना प्रोग्राम को, एक प्रोग्राम का एक अलग पार्ट है, और प्रोग्राम को लॉजिक इम्प्लीमेंट करना, उसका सही तरीके से सिंटेक्स लिखना, ये एक अलग इसका एस्पेक्ट है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको यही बता रहा हूँ, इसलिए अगर कुछ भी डाउट है, विदाउट एनी हेजिटेशन क्लास में पूछिए, वीडियो को देखिए, समझिए और एग्जीक्यूट कीजिए। जहाँ कहीं भी आपको ये लगता है कि ये कोड समझ में नहीं आ रहा है, टाइप कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, बुक में जाइए, देखिए। वैसे तो मैं वीडियो में बता ही रहा हूँ आपको, फिर भी कुछ डाउट है, बुक में जाइए, देखिए डेफिनेशन को, टर्मिनोलॉजी को समझिए। वीडियो में भी समझ में नहीं आ रहा, बुक में भी समझ में नहीं आ रहा, डाउट अभी भी बना हुआ स्टिल, तो फिर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वहाँ आप जाके देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, जो स्टूडेंट क्लास के लिए है। तो ये इसको जब तक आप क्लास के साथ नहीं देखेंगे तब तक आपके डाउट्स बने रहेंगे, तो थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना होगा। तो यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं कि किस तरीके से सीरीज़ को क्रिएट किया जा सकता है। तो सीरीज़ को एरे की हेल्प से क्रिएट किया जा सकता है, उसका प्रोग्राम हमने कल देखा। डिक्शनरी की हेल्प से क्रिएट किया जा सकता है, वो प्रोग्राम भी हमने कल देख लिया, जो प्रोग्राम नंबर 1 2 थे। लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ, ताकि 1% अगर डाउट भी है तो वो क्लियर भी हो जाए आपको। लेकिन यहाँ पर हम एक पहला काम ये करेंगे कि एम्प्टी सीरीज़ कैसे क्रिएट की जाती है। ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी, कि सीरीज़ कैसे, एम्प्टी सीरीज़ कैसे क्रिएट की जाती है। तो देखिए, अगर आप सीरीज़ फंक्शन का यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली सीरीज़ क्रिएट करने के लिए सीरीज़ फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर हम उसमें कोई वैल्यू ही नहीं देंगे, डेटा ही नहीं पास करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली सीरीज जो क्रिएट होगी एम्प्टी क्रिएट होगी। दैट इज़ द लॉजिक। उससे पहले आपको लिखना क्या पड़ेगा, इंपोर्ट पांडास, पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जनरली हम ऐसे लिखते हैं, इंपोर्ट पांडास एज पी डी। तो एज पी डी का मतलब यह है कि पी डी जो अब है, पांडास को हम, पांडास की जगह जहाँ कहीं भी थ्रू आउट द प्रोग्राम हमने रीनेम कर दिया पांडास को, यहाँ पर ऐसे समझिए इसको। अब हम पी डी के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंपोर्ट पांडास एज पी डी किया, एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज़। तो होगा क्या कि अब यहाँ पर इसका मतलब यह है कि पांडास लाइब्रेरी का सीरीज फंक्शन को मैं यूज़ किया है, और चूंकि उसके अंदर कोई पैरामीटर वैल्यू पास नहीं की, तो एम्प्टी सीरीज़ क्रिएट होगी। फिर हम एस को प्रिंट कराएंगे, एस को पैरेंथेसिस में लिखिएगा अगर आप न्यू वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो, अदरवाइज इसमें एरर आएगी। तो आप ये देखेंगे कि आपका आउटपुट क्रिएट होगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, सीरीज़ तो क्रिएट होगी, एलिमेंट नहीं होगा, इट मीन्स एम्प्टी सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी। ओके, आगे चलें। ये देखिए, एक पहले एनडी एरे की हेल्प से एक सीरीज़ क्रिएट की है, कल भी बताया था मैंने, आज फिर एक बार आपको बता दे रहा हूँ। एरे क्रिएट करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, और उस लाइब्रेरी का नाम है एनपी, और उस लाइब्रेरी का एक फंक्शन है एरे। तो आपको एरे क्रिएट करने के लिए एरे फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी लाइब्रेरी एनपी के। तो अब करना कैसे होता है, हम मान लीजिए एरे का नेम लिया हमने डेटा, तो हम लिखेंगे डेटा इज इक्वल टू एनपी डॉट एरे, और पैरेंथेसिस के अंदर एरे के एलिमेंट्स को एक लिस्ट की फॉर्म में हमने पास कर दिया। तो ये जितने भी लिस्ट के एलिमेंट्स हैं, ये आपके क्या बन जाएंगे, ये आपके एरे के एलिमेंट्स बन जाएंगे। एरे का मतलब होता है आपका यहाँ पर होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी के सभी कैरेक्टर्स हैं। होमोजेनियस का मतलब होता है सिमिलर टाइप, एक जैसे टाइप का कलेक्शन। ए बी सी डी हो गया, तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका, फिर डेटा हो गया आपका। फिर आप लिखेंगे एस इजिकल टू पी डी डॉट सीरीज़ डेटा, डेटा को एज ए वैल्यू पास कर दिया हमने इसमें सीरीज़ फंक्शन में। तो होगा क्या, ये एरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप सीरीज़ को प्रिंट करा दीजिए। तो आउटपुट आप देख ही रहे हैं, ए बी सी डी करके आ रहा है, एक ही कॉलम आना तो एक ही कॉलम आ रहा है, बाकी 0 1 2 3
डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है, हमने इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ नहीं किया है इसके अंदर, तो ये इंडेक्स वैल्यूज़ है। तो इस तरीके से आप एनडी-अरे की हेल्प से आप एक सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। याद रखिएगा हमने यहाँ पर 2 लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट किया है, पांडास को इंपोर्ट किया है, नमपाई को इंपोर्ट किया है। नमपाई को रीनेम करके एनपी लिख दिया है और पांडास को पीडी। तो नमपाई लाइब्रेरी कोई भी आपको यूज़ करना है तो एनपी डॉट फंक्शन नेम लिखना पड़ेगा, और पांडास को यूज़ करना है तो पीडी डॉट फंक्शन नेम लिखना पड़ेगा। चलिए, अभी क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें इंडेक्स वैल्यू चेंज करनी है तो क्या करें। तो करना सिर्फ यही है, पिछला जो प्रोग्राम था सेम है, ठीक है। प्रोग्राम की सेकंड लास्ट लाइन देखिए, प्रिंट एस से पहले आपको इंडेक्स पैरामीटर यूज़ करना है, और जो इंडेक्स की वैल्यू वो आपको दे देनी है। मान लीजिए आप इंडेक्स 100, 101, 102, 103 बनाना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली चूँकि एरे के अंदर 4 ही वैल्यूज़ थी ABCD, तो सभी वैल्यू के लिए एक इंडेक्स नंबर होगा। तो 100 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो आपका 100, 101, 102, 103 ये 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी इसके अंदर, इंडेक्स की वैल्यूज़ हो जाएंगी ये। तो इस तरीके से हम इंडेक्स की वैल्यू दे सकते हैं। तो हम इंडेक्स पैरामीटर को यूज़ करेंगे और जो भी इंडेक्स हमें देना है उसको एक लिस्ट की फॉर्म में पास कर देंगे। तो पिछला प्रोग्राम है, बाकी सब कुछ सेम है। उसी तरीके से नमपाई को इंपोर्ट किया गया है, पांडास को इंपोर्ट किया गया है, एरे को क्रिएट किया गया है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार जब हमने एरे को क्रिएट किया सीरीज़ में, तो हमने इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ किया और हमने उसकी इंडेक्स वैल्यू दे दी। तो अब इंडेक्स वैल्यू हो जाएंगी 100, 101, 102 एंड 103। बाकी प्रोग्राम सेम ही है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं डिक्शनरी की हेल्प से कैसे सीरीज़ को क्रिएट किया जाता है। पहले आप डिक्शनरी को समझ लीजिए। डिक्शनरी क्या आपको पता होगा वैसे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। कल हमने प्रोग्राम भी किया था। अगर आपको प्रोग्राम समझ में आ गया दैट्स वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो यहाँ एक बार और समझ लीजिए। डिक्शनरी में हमें जब भी वैल्यू देनी होती तो वैल्यू को हम डायरेक्ट नहीं लिखते, बल्कि वैल्यू को उसकी की के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और की जो होती है वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होती है, जैसे एक कैरेक्टर हो सकता है मान लीजिए। तो यहाँ पर पहले आप की लिखेंगे, की लिखने के बाद आप कॉलन का साइन लगाएंगे, फिर वैल्यू लिखेंगे। इस तरीके से पेयर के अंदर लिखा जाता है इसको, और कॉमा लगा के इस तरीके से की वैल्यू के पेयर आप बना सकते हैं। जैसे इसके अंदर 3 पेयर दे रखे हैं। और दूसरी बात ये, इसको अनऑर्डर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका एक सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है पर्टिकुलर। आपने पहले A0 लिखा तो ये नहीं कि लिस्ट में ये आपको A0 लिखा है तो A पहले आएगा या 0 वैल्यू पहले आएगी A के साथ, ऐसा नहीं है। ये ऑर्डर इसका चेंज हो सकता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर। तो इसलिए अनऑर्डर डेटा टाइप है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप पैरेंथेसिस का साइन यूज़ करते हैं जब डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं जो की वैल्यू के कॉम्बिनेशन में लिखे गए हैं, वो सभी आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। तो जो आप देखिए रहे हैं, थर्ड लाइन को देखिए यहाँ इसमें, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, पांडास को इंपोर्ट किया, नमपाई एज एनपी। इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम नमपाई के किसी फंक्शन को यूज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बात बता दूं, देखिए आपने किसी लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लिया, अब आप उसके फंक्शन को यूज़ नहीं करना चाह रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत यूज़ कीजिए। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बैठता, इसलिए आप ऐसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट भी मत कीजिए, लेकिन एरर नहीं आएगी। मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर। तो आपने डेटा नाम की एक डिक्शनरी बनाई और कर्ली ब्रैकेट का साइन लगा, इसका मतलब आप डिक्शनरी क्रिएट करने जा रहे हैं। और इसके अंदर पहले की लिखी A, उसकी वैल्यू लिखी 0, फिर 0 पॉइंट का मतलब फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं, फिर लगाया कॉमा, फिर की लिखी B, कॉलन लिखा 1 पॉइंट, फिर लगाया कॉमा, थर्ड की हो जाएगी आपकी C, उसकी रिगार्डिंग वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि C और 2 के बीच में, C और 2.0 के बीच में कॉलन का साइन है। तो ये जो वैल्यू ली है 0 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये आपकी फ्लोट वैल्यूज़ है। और उसके बाद आपको सीरीज़ सीरीज़ में कन्वर्ट करना है इसको, डिक्शनरी को। तो आप लिखेंगे एस इजिकल टू पी डी डॉट सीरीज़ डेटा। तो तो डिक्शनरी एक अनऑर्डर डेटा टाइप है। इसका एक एडवांटेज पता है क्या होता है डिक्शनरी से जब हम सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं, कि जब हम डिक्शनरी से सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो डिक्शनरी की जो की होती है वो इंडेक्स की वैल्यू बन जाती है, ठीक है। इंडेक्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आप देखेंगे वैल्यू तो आपके पास 0, 1, 2 है। अब 0 से पहले क्या लिखा हुआ A, यानी 0 की A, 1 की क्या है B, तो 1 से पहले B लिखा हुआ है इंडेक्स पर। और C की क्या है, 2 की क्या है C, तो 2 से पहले C लिखा हुआ है। तो ये एक एडवांटेज होता है इसमें।
चलिए आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, डिक्शनरी का एडवांटेज होता है कि जो कीज़ होती हैं वो इंडेक्स का काम करती हैं, इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं। तो अगर हम इंडेक्स पैरामीटर का अलग से यूज़ करें और उसमें हम इंडेक्स को डिफाइन करें तो फिर क्या होगा? तो होगा ये, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जब आप इंडेक्स पैरामीटर को यूज़ करेंगे और इंडेक्स को डिफाइन करेंगे, जैसे यहाँ डिफाइन किया गया है, प्रोग्राम की सेकंड लास्ट लाइन देखिए, एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज डेटा कॉमा इंडेक्स बी सी डी ए। तो ये जो इंडेक्स की वैल्यू, इंडेक्स में जो आप वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, ये वही वैल्यू होनी चाहिए जो की है डिक्शनरी में। की में कौन सी डिक्शनरी वैल्यूज़ हैं? ए बी सी। डी तो नहीं है, लेकिन हमने डी लिखा है, तो क्या एरर आएगी? आंसर है एरर नहीं आएगी। हमको कोशिश ये करनी होती है कि हम वही वैल्यू लिखें जो आपकी की वैल्यूज़ है इंडेक्स पैरामीटर में। दूसरा बात ये होती है कि अगर ऐसा है कि आपने ऑर्डर अलग, आपने ए नहीं लिखा, आपने तो पहले बी लिखा है इंडेक्स में, फिर सी लिखा है, फिर डी लिखा है, फिर ए लिखा है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा। यानी कि जो इंडेक्स पैरामीटर में आपने वैल्यू दी है वही रिप्रेजेंट होगी, उसी ऑर्डर में वैल्यू उसी ऑर्डर में आपका सीरीज़ रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, बी के रिगार्डिंग वैल्यू रिप्रेजेंट होगी, फिर सी के, फिर डी के और फिर ए के। तो एक तो बात ये हुई। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या, तो चूँकि अनऑर्डर डेटा टाइप है तो वैल्यू किसी भी ऑर्डर में प्रिंट हो सकती है सीरीज़ की, तो इसीलिए हम इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ करते हैं। तो बात ये थी यहाँ पर कि अगर हमने कोई ऐसा इंडेक्स की वैल्यू दे दी जो की है ही नहीं, जैसे कि डी है इस केस में, डी तो की बनाई नहीं हमने, की तो ए है हमारे पास, बी है, सी है, तो क्या होगा? तो उस केस में अगर आप सीरीज़ क्रिएट करते हैं डिक्शनरी में, डिक्शनरी की हेल्प से, तो होता ये है कि ऐसी फिर उसके आगे आपको एन एन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, मतलब आपने उस की के रिगार्डिंग कोई वैल्यू ही नहीं है, डी के रिगार्ड, डी एक की है, उसके रिगार्डिंग कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन डी को एज ए इंडेक्स यूज़ किया है आपने। एक्चुअली डी की है ही नहीं, उसको इंडेक्स यूज़ किया है, लेकिन की होना चाहिए था, तो उस केस में उसके आगे एन एन लिखाएगा। अब एन एन का क्या मतलब? नॉट ए नंबर। इसका मतलब ये नंबर मिला नहीं इसके आगे, ये की थी नहीं तो इसका नंबर भी नहीं था, तो ये रिप्रेजेंट होता है। तो आप देखिए आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है, आप उसमें इंडेक्स देखिए, पहले बी सी डी है, वो वही आ रहा है जो आप इंडेक्स पैरामीटर में आपने यूज़ किया है, इंडेक्स में भी ये यूज़ किया है, बी सी डी है। अब इसमें बी के रिगार्डिंग वैल्यू क्या है? डेटा में आप जाइए, जो डेटा डिक्शनरी का नेम है, तो उसमें बी के आगे लिखा हुआ है 1, बी की के साथ वैल्यू 1, सी के साथ वैल्यू अटैच है 2, डी के साथ कोई वैल्यू अटैच नहीं इसलिए एन एन आ रहा है, और ए के साथ 0 अटैच है तो ए के साथ 0 दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली जब आप डिक्शनरी की हेल्प से बनाएं सीरीज़, तो इंडेक्स पैरामीटर का भी यूज़ कीजिए, उससे आप जिस ऑर्डर में वैल्यूज़ को प्रिंट कराना चाह रहे हैं उस ऑर्डर को फिक्स कर सकते हैं। और अगर आप कोई इंटेंशनली अनइंटेंशनली कोई ऐसा इंडेक्स वैल्यू ली है जो आपने कोई की है ही नहीं, तो फिर एन शो करेगा, जैसा कि इस केस में कर रहा है। नेक्स्ट है कि आप किसी स्केलर की हेल्प से, किसी कांस्टेंट की हेल्प से सीरीज़ बना सकते हैं, ये भी बताया था मैंने। देखिए एरे की हेल्प से हमने सीख लिया, डिक्शनरी की हेल्प से हमने सीख लिया, अब हम एक स्केलर वैल्यू की हेल्प से सीखेंगे। कल हमने टपल की हेल्प से एक डिक्शनरी बनाई, टपल की हेल्प से सॉरी एक सीरीज़ को क्रिएट किया था, प्रोग्राम था हमारा, प्रोग्राम नंबर 2 देख लीजिएगा, वॉवेल्स वाला प्रोग्राम था। तो यहाँ पर स्केलर की हेल्प से, स्केल का मतलब एक कांस्टेंट है। अब सीरीज में तो एक से ज़्यादा एलिमेंट है, तो कांस्टेंट की हेल्प से कैसे क्रिएट करें? सबसे पहला काम तो आपको क्या करना पड़ेगा? पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। नंपाई को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नंपाई का इसमें यूज़ नहीं है। ठीक है, तो लिखिएगा मत इसको, अब देखेंगे आप इसी लाइन को हटाएंगे तो कोई प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने लिखा एस इजिकल टू पी डी डॉट सीरीज, ये थ्योरी का पार्ट है, इसको प्रैक्टिकल फाइल में नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। प्रैक्टिकल फाइल में जो मैं आपको बताऊँगा सिर्फ वही लिखना है। अभी तक मैंने 2 प्रोग्राम्स को बताया है, आज हम एक प्रोग्राम और डिस्कस करेंगे, तो जो बताएंगे वही लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो एस इजिकल टू पी डी डॉट सीरीज़, सीरीज़ फंक्शन का यूज़ करेंगे, पांडास लाइब्रेरी का फंक्शन है, तो हम लिखेंगे पी डी डॉट सीरीज़। कॉन्स्टेंट क्या है? कॉन्स्टेंट है 5, तो हम लिखेंगे 5 कॉमा इंडेक्स, और इंडेक्स की वैल्यू दे दी हमने 0 1 2 3, ये इंडेक्स की वैल्यू दे दी। तो होगा क्या, नंबर है 1, इंडेक्स वैल्यू है 4, तो इन सभी 4 इंडेक्स वैल्यूज़ के रिगार्डिंग एक वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू कौन सी होगी? वो होगा वो एक स्केलर वैल्यू या वो कांस्टेंट।
ठीक है, वो है 5। तो देखिए आप इंडेक्स पोजीशन 0 1 2 3 है, तो उनके साथ क्या आ रहा है 5 5 5 5। तो जितनी आप इंडेक्स पोजीशन डिफाइन करेंगे उनके उसके साथ ओ स्केलर वैल्यू रिपीट हो जाएगी। तो इस तरीके से भी हम एक स्केलर या हम कहें कांस्टेंट की हेल्प से एक सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। ये भी कल पॉइंट डिस्कस हुआ था और पॉइंट ये था कि क्या हम एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम सीरीज विद पोजीशन, अगर हमें पर्टिकुलर सीरीज के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का साइन यूज़ किया जाता है और काउंटिंग ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। और अगर आप रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग करेंगे तो -1 से स्टार्ट होगी। तो अगर आपने इंडेक्स पैरामीटर यूज़ किया है तो, नहीं यूज़ किया है तो भी, आप दोनों ही केसेस में जो इसकी डिफ़ॉल्ट इंडेक्स पोजीशन होती है जो 0 से स्टार्ट होती है या रिवर्स ऑर्डर में -1 से स्टार्ट होती है, उसका यूज़ करके आप पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रिंट एस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, तो 0 लोकेशन पर ए है, 1 पर बी है, तो ए आंसर आ जाएगा। एक मिनट 0 लोकेशन पर आपका 1 है, सॉरी, ठीक है, 1 पर 2 है और 2 पर 3 है, ठीक है। तो अगर आप S0 लिखेंगे तो 1 प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप जो इंडेक्स वैल्यू उसका यूज़ करेंगे, मान लीजिए आपने SA लिखा तो भी आपका 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम इंडेक्स वैल्यू देते हैं तो जो उसकी डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वैल्यू है उसकी सिग्निफिकेंस ख़त्म नहीं होती। आप डिफ़ॉल्ट का यूज़ करके भी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं और जो इंडेक्स पोजीशन आपने मेंशन की है उसको इंडेक्स पैरामीटर में जो भी वैल्यूज दी हैं उसको यूज़ करके भी आप वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। दैट इज़ द मेन पॉइंट। आपको पर्टिकुलर एक रेंज के अंदर रेंज सेलेक्ट करनी है, तो रेंज सेलेक्ट करने के लिए अगेन स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है, इस बार स्टार्ट और एंड पोजीशन बताएंगे। तो स्टार्ट पोजीशन बताएंगे तो क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी वैल्यू हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब है आप बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और एंड का मतलब है आप लास्ट वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वैल्यू जो होगी -1 से रिप्रेजेंट होगी। क्लियर है। और उस केस में भी वही बात रहेगी कि जो इंडेक्स पैरामीटर यूज़ किया उन वैल्यूज़ को यूज़ करके भी आप जो सीरीज़ के एलिमेंट है उनको एक्सेस कर सकते हो और जो डिफ़ॉल्ट है उसको यूज़ करके भी सीरीज़ के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा मैंने S-3 कॉलन, और उसके बाद एंड वैल्यू डिस्क्राइब नहीं की। याद रखिएगा कि अगर आप एंड वैल्यू या स्टार्ट वैल्यू नहीं देते हैं तो उसमें क्या होता है आपका कि पहले तो स्टार्ट वैल्यू की बात करते हैं। स्टार्ट वैल्यू मेंशन नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू होती है, और अगर आप एंड वैल्यू नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एंड वैल्यू लास्ट वैल्यू होती है। तो जब हम रेंज सेलेक्ट करते हैं तो कॉलन के साइन से सेपरेट करते हैं स्टार्ट और एंड को। बाकी सब चीज़ें सेम है जैसा पहला है। जैसे यहाँ लिखा है S-3, तो -3 का मतलब हो जाएगा -1 पर है 5, -2 पर है 4, -3 पर है 3। तो 3 से लेकर 5 तक के सभी एलिमेंट एक्सेस हो जाएंगे। उनकी इंडेक्स पोजीशन है CDE, तो यहाँ से यहाँ तक एक्सेस हो जाएगा। क्लियर। पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को आप इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो मैंने बताया भी था। डिफ़ॉल्ट इंडेक्स की हेल्प से भी कर सकते हैं और इंडेक्स पैरामीटर में जो वैल्यू दे रखी है उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे A रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को और 1 0 से भी रिप्रेजेंट हो रहा है, तो मैं S0 लिखूँगा तब भी बनाएगा और SA लिखूँगा तो भी बनाएगा। देख लीजिए। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। इंडेक्स देने का मतलब ये नहीं होता, इंडेक्स वैल्यू देने का मतलब ये नहीं होता कि डिफ़ॉल्ट की सिग्निफिकेंस अब नहीं रही, ऐसा नहीं होता है। आप डिफ़ॉल्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और इंडेक्स जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उसके थ्रू भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें तो क्या करें, तो आपको ये करना होगा, एक लिस्ट की फॉर्म में कॉमा लगा के सेपरेट कर दीजिए। वो तो रेंज से भी हो सकता है, लेकिन रेंज क्या होता है, कंटिन्यूस होती है रेंज, और आप कंटिन्यूस नहीं चाह रहे, बीच बीच में कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो जो भी इंडेक्स पोजीशन है उसको कॉमा से सेपरेट करते जाइए, एक लिस्ट की फॉर्म में पास कर दीजिए। जैसे लास्ट लाइन देखिए क्या लिखा है, प्रिंट एस और स्क्वायर ब्रैकेट में A, C, D, तो A, C, D जो भी इंडेक्स पोजीशन है उनके रिगार्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। और ऐसी कोई इंडेक्स पोजीशन जो एग्जिस्ट ही ना करती हो उसको हम प्रिंट कराने की कोशिश करें उसके रिगार्डिंग एलिमेंट, तो फिर एरर आएगी। जैसे इंडेक्स पोजीशन दे रखी है ABCDE, हम कराएं F के रिगार्डिंग प्रिंट, तो F के लिए तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर एरर आएगी।
चलिए स्टूडेंट्स, आज का प्रोग्राम ये सब आज के इस प्रोग्राम को बताने के लिए किया गया था, समझाने के लिए किया गया था। और ये प्रोग्राम नंबर है 3। हम ऑलरेडी 2 प्रोग्राम कर चुके हैं इसके। तो यहाँ कंटिन्यू कीजिए। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट दैट स्टोर द इनिशियल बजट एलोकेटेड 5000 ईच फॉर द 4 क्वार्टर्स ऑफ द ईयर। तो 4 क्वार्टर्स हैं ईयर के, उसके लिए आपको सभी क्वार्टर्स के लिए 5000 बजट एलोकेट करना है। तो पहली लाइन आप क्या लिखेंगे, पांडाज एसपीडी, ठीक है। Q2R इज इक्वल टू Q2R1, Q2R2, Q2R3, Q2R4। ये क्वार्टर्स की, ये इंडेक्स की वैल्यू दे दी है आपने यहाँ पर, ठीक है। और इंडेक्स का नेम दे दिए स्मॉल में Q2R। फिर आपने सीरीज़ क्रिएट की, सीरीज़ का नेम ले लिया SERQTR, लिखा PD.series। डेटा आपको 5000 है आपके पास, एक कांस्टेंट है। यहाँ देखिए, यहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है ना, स्केलर की हेल्प से सीरीज़ को क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। तो हम लिखेंगे 5000 और फिर इंडेक्स इजिकल टू Q2R। अब वैल्यू है 1 और इंडेक्स वैल्यू है 4, तो सभी इंडेक्स वैल्यू के लिए 5000 की वैल्यू रिपीट हो जाएगी, या हम कहें कि सभी क्वार्टर्स के लिए 5000 की वैल्यू रिपीट हो जाएगी, जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी। तो अभी हम सीरीज़ को प्रिंट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम एक पहले मैसेज प्रिंट करा देते हैं। हमने लिखा प्रिंट एलोकेटेड बजट फॉर 4 क्वार्टर्स आर, और फिर प्रिंट SERQTR, तो सभी क्वार्टर्स के लिए बजट आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट प्रोग्राम नंबर 3। प्रोग्राम नंबर 1 और 2 हम ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो कल का वीडियो जाके प्रोग्राम नंबर 1 और 2 को देख लीजिए। ये प्रोग्राम 3 कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए डेट एंड टाइम के साथ। तो आज की डेट में ये प्रोग्राम नंबर 3 कॉपी के अंदर आपके होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।